नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में आज चर्चा एक ऐसे विषय पर जिसे लेकर इस वक्त सारा देश गंभीर है। काफी सोच विचार हुआ और आखिरकार एक मुलाकात उस मसले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की हमारे देश के गृह मंत्री से। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रखे हैं। इससे एक नई शुरुआत, एक नई बदलाव हो सकता है। क्या चीजें हैं जिनकी संभावनाएं इस मुलाकात के बाद तलाशी जा रही हैं और क्या मसले हैं जिसको लेकर इस मुलाकात में, इस बातचीत के दरमियान विचार विमर्श हुआ या चिंतन मंथन हुआ, किन बातों पर? इसी पर होगी बातचीत हमारे खास पैनल पे। न्यूज लाइन पर इसी पर आज हमारी चर्चा भी होगी। और सीधे लिए चलते हैं इस वक्त आपको हमारे पैनल के पास। हमारे साथ इलियास मलिक साहब हैं, पूर्व महासचिव हैं मुस्लिम मुशावरत के। और इसी के साथ आपको बता दें हमारे साथ बहुत से खास मेहमान अभी जुड़ने वाले हैं। इरफान रसूल साहब हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस दौरान हमारे साथ हैं। मौलाना मुहिब उलवा नदवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। उनसे भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले इरफान रसूल, आपसे मेरा ये कहना है, मैं चाहती हूं कि आप इस विषय पर अपनी जानकारी, अपना दृष्टिकोण रखें कि आखिरकार इस मुलाकात को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए और इसके बाद क्या तब्दीलियां इन मसलों को लेकर आप महसूस करते हैं जो हो सकती है। भारत के गृह मंत्री से मुस्लिम डेलीगेशन, मुस्लिम वफ्द की एक मुलाकात, और इस मुलाकात का यकीनन एक बहुत बड़ा मकसद है और मुल्क के मफाद में, मुल्क के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में यकीनन मैं समझता हूं शायद बहुत ज़रूरी थी। ये मुलाकात वक्त का तकाजा था और पहला ये ऐसा डेलीगेशन है जिसने होम मिनिस्टर, गृह मंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखा होगा, चर्चा हुई होगी। वंदना, हमारे साथ आज कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, इस वफ्द में शामिल थे और उन्होंने बातचीत की। मुहिबुल्लाह नदवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस वफ्द में, डेलीगेशन में शामिल थे। मुहिबुल्लाह साहब, अगर इस वफ्द में इस मुलाकात की बात की जाए और गृह मंत्री से जो चर्चा हुई, अगर कुछ आप हमें बताएं और हमारे नाजरीन, हमारे व्यूवर्स, हमारे दर्शकों को बताएं कैसी रही ये मुलाकात, किस माहौल में ये मुलाकात हुई? देखिए इरफान रसूल साहब, जो मुलाकात हुई हमारी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ, ये एमजी खान साहब की कोशिशों से हुई थी और ख़ुद उनकी ईमा पर हुई, उनके बुलाने पर हुई और एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के मसाइल को जानने के लिए और जो मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और एक दूसरे से जो रिश्ते हमारे सदियों से हैं, उन रिश्तों को मजबूत करने और मुल्क की तरक्की के लिए एक लॉन्ग गैप के बाद, एक लंबे अरसे के बाद और तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, ये पहली ऐसी मुलाकात जो गृह मंत्री से हुई। जिस तरह आपने जिक्र किया कि कई ऐसी बातों पर चर्चा हुई, तो कौन सी ऐसी बातें जिनका जिक्र करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे आप? देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने बहुत यकीन दिलाया, आश्वासन दिया कि हम इसके बाद एक पॉजिटिव, एक मुस्बत, एक तामीरी फिक्र लेकर उठ रहे हैं, सोच लेकर उठ रहे हैं और इसके बाद भी हम चाहेंगे कि ये सिलसिला मुस्लिम क़यादत के साथ बराबर चलता रहे और हम उनके मसाइल को समझते रहें, जानते रहें और उनको हल करने की कोशिश करते रहे। यकीन दहानी कराई गई। वंदना, हमारे साथ इलियास मलिक साहब मौजूद हैं, मुस्लिम मजलिस मुशावरत के साबिक जनरल सेक्रेटरी। मलिक साहब, कैसे देखते हैं, आप वफ्द का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन कैसे देखते हैं इस मुलाकात को जो गृह मंत्री से अचानक एक मुस्लिम डेलीगेशन ने भारत के गृह मंत्री से मुलाकात की और अपनी बातें रखी उनके सामने? नहीं, देखिए ऐसा है, जो मसाइल मुसलमानों के हैं यहाँ, वो जाहिर सी बात है कि वो मसाइल तो हुकूमत से ही हल हो सकते हैं जी, और उन मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाना ये तो जो तंजीमें हैं या जो सरकर्दा शख्सियात हैं उन्हीं का काम है। अब रहा इस बात का कि जो ये डेलीगेशन मिला है, देखिए डेलीगेशन इससे पहले 2 प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला डेलीगेशन हुकूमत से मिला है। गृह मंत्री से जो गृह मंत्री से पहला डेलीगेशन ये मिला है और ये क्या वहाँ बातें हुई वो तो जाहिर है जो लोग मिले वही बता सकते हैं जी, और क्या यकीन दहानी हुई वही बता सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि
पहले जो हुकूमतें रही हैं उनमें भी डेलीगेशन जाते रहे हैं और मिलते रहे हैं। मलिक साहब, आपने कहा जो लोग मुलाकात का हिस्सा रहे हैं, वफ्द में शामिल थे, हाँ, बता सकते वो हैं? वही एमजे बता खान सकते साहब बीजेपी लीडर हमारे साथ मौजूद है। एमजे खान साहब, जिस तरह मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने अभी कहा कि आपकी कोशिशों का एक समरा था, एक नतीजा था, जो गृह मंत्री से मुलाकात हुई, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, आप क्या कहते हैं? मेरी समझ से मीटिंग अच्छी थी और बड़ा खुल के सब मसलों पे बात हुई। एंड शुरुआती जो कमेंट्स थे होम मिनिस्टर साहब के, वो भी यही थे कि भाई कोई ऐसा एजेंडा फिक्स नहीं है, पर आप लोग जो भी फिक्र हैं, जो भी दिल की बात है वो रखिए और खुल के रखिए। और यही वजह थी कि 3 घंटे से ज़्यादा लंबी मीटिंग चली। यहाँ तक कि जब ज़्यादा लंबी मीटिंग खिंच रही थी, हर आदमी अपनी पूरी बात खुल के रखना चाह रहा था, तो लंच भी टेबल पे ही सर्व करना पड़ा और तमाम मसलों पे बात हुई। खान साहब, अगर ये पूछा जाए फोकस किन चीज़ों पे किया गया खास तौर से? फोकस का बैलेंस था। एक तो जो मुसलमानों के मसाइल हैं, खास करके जो सिक्योरिटी रिलेटेड हैं, उस पर बात रखी गई, और जो तरक्की से रिलेटेड है उस पर बात रखी गई। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज थे, एक तो था जो इनोसेंट यूथ की जो अरेस्ट की बात चल रही है, 17,000 के आसपास हैं, उनको कैसे छोड़ा जाए, क्या रिव्यू हो सकता है, उस पर ये बात रखी। हमने भी कुछ तजवीज़ पेश किया कि शक की बुनियाद पे जो अभी तक अरेस्ट हुई हैं पहली की सरकारों में, ये बात सही है कि इस करंट सरकार में वो चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कि उसको देखें कि भाई अगर बेगुनाह हैं तो कब तक जेल में पड़े रहेंगे। तो एक तो इस पर हमने तजवीज़ किया कि एक इस पर आप रिव्यू कमेटी बना दें। एक बात ये हुई कि अगर अंडरस्टैंडिंग सारी कम्युनिटीज़ में अच्छी पैदा हो, खास करके धर्म जिसको बोलते हैं, वो तो एक ही रिलीजन, हर आदमी अलग तरीके से अपने ऊपर वाले की इबादत करता है, तो अगर अलग अलग मजहबों के उलमा बैठते हैं, जो धर्म रिलीजियस लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स बैठते हैं, तो शायद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और यूएस में भी एक इंटरफेथ कमीशन है, तो इंडिया में ज़रूर होना चाहिए। तो तमाम गलतफहमियाँ लीड करती हैं। फिर एक इशू उठ के आया कि भाई जो कम्युनलाइजेशन हिंदू कम्युनिटी हो रहा है, आपसे जुड़े ऑर्गेनाइजेशन था, उस पर एक स्पेसिफिक मुजफ्फरनगर का किसी ने वाक़या था, तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा हमारी नॉलेज में नहीं आया। उन्होंने आईबी चीफ बैठे थे, उनसे भी पूछा क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर चला, पर हम लोगों ने कहा नहीं साहब, मेन मीडिया में भी आया हुआ, तो ही साइड इसकी रिपोर्ट आप रखिए हमको। तरक्की से जुड़ी बात हुई, हमने कहा पैरामिलिट्री फोर्सेज में यूपीए 2 में थोड़ा सा रिक्रूटमेंट बढ़ा था, 4% से बढ़ के 9 तक पहुंच गया था थोड़े वक्त के लिए, वो फिर गिर के कम हो गया है, तो आप उस पर खास समझो क्योंकि उसमें बड़ी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको किया जा सकता है। उस पर उन्होंने नोट किया। इनफैक्ट 3 लोग नोटिंग खुद कर रहे थे, मिनिस्टर साहब खुद कर रहे थे, फिर उनका एक स्पेशल सेक्रेटरी थे वो कर रहे थे पालीवाल साहब, और आईबी चीफ हिमसेल्फ कर रहे थे। तो थोड़ा सीरियसनेस उस चीज़ को लेकर हो रहा था, तो इस पर भी उन्होंने नोट बनाया और कई मसलों पे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से हल्का से इशारे में पूछने की कोशिश करते थे। खुशगवार माहौल में बात हुई, ये बात बिल्कुल आपने ये कहने की कोशिश की। अमीर जामई साहब सीपीआई लीडर हमारे साथ हैं, और यासिर जिलानी साहब वंदना हमारे साथ हैं, एमआरएम दिल्ली के अध्यक्ष हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। अमीर जामई साहब, कैसे देखते हैं मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और कुछ यकीन दहानी भी कराई गई होम मिनिस्टर की तरफ से, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को लेके? देखिए, मैं तंजीम इंसाफ को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलाकात तो हमारे जो भी गृह मंत्री होते हैं, यूपीए 1 के भी, यूपीए 2 के भी, और लोग विदेश गृह मंत्री हैं, लोग मिलने जाते हैं। और ये जो पूरा डेलीगेशन था, अगर मैं इंडियन मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जो भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से मुझे कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव दिखा नहीं इस मीटिंग के अंदर। नहीं, कैसी मुलाकात? आप मतलब जो मुलाकात हुई है, मुझे नहीं मालूम कि फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? उसमें मुझे नहीं मालूम कि इस तरह की मुलाकातें तो मैंने कहा कि होती रहती हैं। दूसरी बात है कि जो कदम कैसा है, ये सवाल है। जो एजेंडे उनके सामने रखे गए हैं वो बहुत ही सतही एजेंडे हैं, और इसमें ऐसा कोई भी सोशियो इकोनॉमिक मैटर मुसलमानों का रखा ही नहीं गया है। अब मुझे समझ में नहीं आता है, मैं उलमाओं की बड़ी इज्जत करता हूँ, ये हर जगह मुसलमानों का मैटर आता है तो उलमा की लाइन वहां पे क्यों लग जाती है? अरे भाई, और भी बगैर दाढ़ी वाले भी कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के बीच में काम करते हैं। जातियात पे बहरहाल जातियात की बात नहीं है सर, दाढ़ी पे बिल्कुल जातियात की बात नहीं है। दाढ़ी का क्या मतलब हुआ? मतलब मुसलमानों की बात हुई तो चार उलमाओं को ले जाके खड़ा कर दीजिए आप, और कोई स्टेक नहीं है। ये तो एतराज हो गया ना, ऑब्जेक्शन हो गया। ये कहना है कि पहला रिएक्शन जो लोग नहीं, इस तरह की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन वही मैं कह रहा हूं
इसमें जमीयत उलमा के लोग नहीं, मशावरात इसके अंदर गायब है, जो देश का सबसे बड़ा संगठन है। ये कौन लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या एजेंडा था? न्याज फारूकी साहब मौजूद, न्याज फारूकी साहब मौजूद थे। न्याज फारूकी साहब की कौन सी बात है? मैं अपनी बात कुछ रखूंगा। अमित भाई बहुत यासर साहब जी मैं कहना चाहूंगा कि ये देखिए ये हमेशा से एक मिनट, जो मेन एजेंडा है उसको दबाने के लिए आप एक सुपरफिशियल लोगों को ले जाके खड़ा कर दीजिए वहां। नहीं, मैं आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं उलमाओं का जो भी डेलीगेशन गया था मैं इस्तकबाल करता हूं। कम से कम आप हमारे जो सोसाइटी के दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग वो सामने आए और हमारे होम मिनिस्टर के आप ये लगता है कि एक पेशरफ्त है, एक पेश कदमी तो है, लोग बिल्कुल इसका खैर मकदम करना चाहिए हमारी सोसाइटी को। और भारत सरकार है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है जी, मुझे इस बात की इरफान रसूल साहब बहुत खुशी है कि हमारे जो दूसरे मौलाना लोग हैं जो कभी कहीं और अपने रिलीजियस कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं है, नहीं। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं इरफान भाई, मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं पॉलिटिक्स आप इसको देखिए, क्योंकि जो अभी से आप 65 साल से लीजिए, 65 साल से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है कांग्रेस की सरकार ने, और जो हमारे यहाँ के तमाम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के नाम हमारे दोस्त आमिर जामी ने लिया, वो सब ने बेवकूफ बनाया मुसलमानों को। बात देखिए बात कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुल्क की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और अवाम के तहफ्फुज और अवाम के मफाद का सवाल है। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, कंपनसेट आप कीजिए। नहीं, मैं उसमें देखिए कोई आप अलग मत ले जाइए आप मुद्दे को। सैयद साहब मैं जोड़ दूं, अभी गुजरात में मैं मुफ्ती अब्दुल कयूम की जो किताब का इजरा कर आया हूं, उसमें जो है चीफ गेस्ट था मुफ्ती अब्दुल कयूम, जो अक्षरधाम में बाइज्जत कोर्ट से बरी हुए हैं। वो आदमी ट्रेन में घूम रहा है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। मोहम्मद आमिर खान दिल्ली के जो नौजवान है जिसको आतंकवाद के मामले में 16 साल जेल में रखा गया, मैं पूछना चाहता हूं उनकी फाइल तो होम मिनिस्ट्री में अटकी हुई है। ये डेलीगेशन गया था, जाके कहता कि भाई जो लोग बाइज्जत बरी हुए हैं उनका कंपनसेशन दो, उसकी बात नहीं हुई। आप किसी एक शख्स वहां पे मुस्तकबिल के लिए बात है, जो हमारे जो नौजवान मुसलमान हैं उनके मुस्तकबिल की बात है। मैं थोड़ा डिटेल डेलीगेशन है उसका खैर मकदम करना चाहिए। मुझे लगता है बैकग्राउंडर जो है, मैं थोड़ा क्लेरिफाई करूंगा उस पर जरा एमजे खान साहब कुछ रोशनी डालेंगे, लेकिन हम उनके पास आएंगे। लेकिन मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मलिक साहब जी। अमीर साहब एक सेकंड, एजेंडा क्या डिस्कस हुआ, एक मिनट मलिक साहब प्लीज। इसमें देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा इस पर रोशनी इसमें एक चीज ये कि जो लोग डेलीगेशन में थे उसमें से जिसने डेलीगेशन अरेंज किया वो यहाँ मौजूद हैं, एमजे खान साहब, और मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब भी मौजूद, दो अफराद वहाँ मौजूद थे यकीनन, और एमजे खान साहब और एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी कोशिश। अब मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए होना ये चाहिए था। एमजे खान साहब के पास ही एमजे खान साहब, मेरे एक सवाल हो जाए फिर जाइए। बिल्कुल। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब एक डेलीगेशन जा रहा था, मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि भाई जो भी डेलीगेशन मिलने जाए, चूंकि वो मसला मिल्लत का लेके जाता है, इसलिए उस डेलीगेशन को जाने से पहले ये ऐलान करना चाहिए कि हम ये इशू लेके जा रहे हैं। अगर बिलफर्ज उसने नहीं ऐलान किया तो कम से कम जाके वहां से मुलाकात करके निकलने के बाद एक एक बात वाजे होनी चाहिए कि क्या क्या बातें हुई, क्योंकि अगर कोई शुबहा या कोई बात ऐसी निकल के आती है तो वो बात अगर कर देते हैं, वो बता देते हैं, तो लोगों को इत्मीनान। मेरा सवाल ये है कि जो जो बातें हुई हैं अगर उसको तफसील के साथ बता दिया जाए कि क्या क्या बातें हुई हैं, तो लोगों में एक इत्मीनान है तो क्या हुआ, क्या उसमें अभी जो सूरत हाल नहीं, मलिक साहब का पहला राउंड का जो कमेंट्स थे वो भी अच्छे थे, और इस बार भी जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात कहा है। ये बात सही है, टाइम शॉर्ट था, लेकिन कंसल्टेटिव प्रोसेस एक होनी चाहिए थी। जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो इश्यूज उठाते हैं, मेरी जो लिमिटेड एक्सेस थी लोगों के पास, उसमें जमात से मुस्तफ़ा फारूक साहब ने कंफर्म किया हुआ था। उनका मीटिंग शुरू होने 5 मिनट बाद आया SMS, वो भी मैं डिटेल करूँगा क्या था। बरेली से जो हज़रत हैं तौक़ीर रज़ा साहब, वो बरेली से जब चले तो फ़ोन किया कि मैं पहुँच रहा हूँ। उनका लास्ट में 12 बजे आया कि साहब मैं सो गया, मैं 4 बजे रात में पहुंचा तो मैं नहीं उठ पाया, जो भी वजह रही हो। तो सबसे बात किया था, महमूद बंदी साहब ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल किया बम्बई से, लगातार फ़ोन पे बने थे, वो लास्ट में उनकी फ़्लाइट शायद मिस हुई है, तो उन्होंने अपने जनरल सेक्रेटरी को भेजा।
तो जितना हमको हो सकता था ये भी सही नहीं, सारे लोग दाढ़ी वाले नहीं थे, कमाल फारूकी साहब दाढ़ी वाले नहीं थे। नहीं, दाढ़ी और गैर दाढ़ी पे जवाब न दे, दाढ़ी रखना तो मेरा लेकिन दाढ़ी पे सवाल नहीं उठा सकता। नहीं वो नहीं दाढ़ी सवाल आप सफाई क्यों पेश कर रहे हो? नहीं मैं उसको थोड़ा ऐसे रख देता हूँ, सफाई ना पेश नहीं नान उलमाज भी थे जो कम्युनिटी के ऐसे लीडर्स हैं, नान उलमाज जैसे कमर आगा साहब थे, उनको एक बड़ा इंटेलेक्चुअल स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता, वो थे। कमाल फारूकी साहब थे, हम थे, एक जर्नलिस्ट हैं क्या नाम है उनका, दानिश अली साहब, नहीं वो बड़ा फेमस है, वो आने वाले थे, उनका कोई ऑफिस में मीटिंग फंस गई। तो बहरहाल कुछ लोग ऐसे थे उसमें जो उलमा के उससे हट के थे, जो सोशल इश्यूज पे काम करने वाले थे। जो डिस्कशन हुई है बड़ी लंबी डिस्कशन थी, तो मैं एक एक करके बताता हूं। तो उसमें ऐसा नहीं फोकस हम लोग जितना समझ में अच्छा से अच्छा आ सकता था ये देखते हुए किस कॉन्टेक्स्ट में किसके वहाँ मीटिंग हुई, उनसे जुड़े मुद्दे ज़्यादा उठाने की कोशिश किया। पैरामिलिट्री फोर्सेज का चूंकि रिक्रूटिंग इनके पास है इसलिए हमने उसको ज़्यादा हाईलाइट किया। इंटरफेथ डायलॉग कमीशन होम मिनिस्ट्री में है तो उसको ज़्यादा कोशिश हमने किया। एम्पावरमेंट माइनॉरिटी कमीशन को करने की बात किया कि भाई स्टेचुटरी पावर शेड्यूल कास्ट कमीशन के पास है, बैकवर्ड कमीशन के पास, माइनॉरिटी के पास नहीं, ऐसा क्यों? इसकी आज तक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश नहीं हुई। मस्जिदें जो लॉक पड़ी हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तहत में, उनका बड़ा फोर्सफुली मुद्दा उठाया। उसमें उन्होंने एनएसए से कहा भी, एग्जाम्पल देके हमने कहा कि साहब गुड़गांव खान साहब एक सवाल पूछूं, रिस्पांस क्या रहा, जवाब क्या रहा? अमीर साहब एक मिनट, जवाब क्या लगा? जवाब क्या लगा? जवाब क्या लगा? कोई बात होगी, गृह मंत्री का जवाब क्या था? अमीर साहब की बात होगी, गरीबी की बात होगी, जहालत की बात होगी। अमीर साहब जवाब क्या रहा? खान साहब कैसा लगा आपको, जवाब क्या मिला आपको? ऐसा है, ऑन दी स्पॉट तो कोई चीज़ कंफर्म नहीं की जा सकती, लेकिन जो सीरियसनेस थी कि हर एक बड़े मुद्दे पे वो एनएसए से कन्वर्स करते थे एक सेकंड के लिए, ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव मूड है। फिर रात में 10 बजे उस दिन फ़ोन आया था, तो ही आस्क्ड जनरली कि कैसा रहा, तो सबका रिएक्शन, तो आई टोल्ड, तो ही सेड कि अगली बार मिले इससे पहले हमसे कुछ चीज़ें करवा लो, ताकि अगली बार कहने को हो जाए कि देखो ये हो गई हैं, हौसला रखो और भी हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा सीरियसनेस दिखाता है कि शाम को 10 बजे के आसपास उनका खुद फ़ोन आया था। वंदना, फर्स्ट राउंड ये रहा कि कुछ चीजें अगली मुलाकात से पहले जो इश्यूज, जो मुद्दे, जो मसाइल रखे गए उनको हल करा लीजिए। खुशगवार माहौल में बातचीत हुई, ये मुझे लगता है, क्योंकि अमजद खान साहब जिस तरह बता रहे हैं। लेकिन एतराज भी है, अमीर जामी साहब कह रहे कंसल्टेशन नहीं हुआ, इलियास मलिक साहब कह रहे कि ऐलान करना चाहिए, बताना चाहिए। वो कहीं ना कहीं खान साहब ने बताने की कोशिश की, और महबूबुल्लाह नदवी साहब ने जैसा कहा कि यकीनन ये अच्छा कदम है। बहरहाल ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय कहूंगा, इसमें एमजे खान साहब की जिम्मेदारी ये नहीं थी बिल्कुल भी कि वो बताएं। एमजे खान साहब की जिम्मेदारी जो थी वो उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। उनकी ये थी कि मैं लोगों को इनवाइट करके मिलाना चाहता हूँ। इसमें जो लीड कर रहा था डेलीगेशन को लीड कर रहा था उसकी जिम्मेदारी, या जो लोग डेलीगेशन में थे उनकी जिम्मेदारी थी। इसमें एमजे खान साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक बात उनको ये कहना चाहिए था, और नहीं कह सके, कोई बात नहीं, डेलीगेशन मिलता है, जाहिर है वो अपने काम से नहीं गए थे, वो मिल्लत के लिए गए थे, जो लोग भी गए थे। अगर वो मिल्लत के लिए गए थे, नहीं हो रहा है, तो वो बाद में अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह करके उसको एक ऐलान होता कि भाई मेरी ये बात हुई है, देखो भाई ये पेपर में लेके आया हूं, तो लोगों में जो आज शुबहात या कोई अगर बात कर रहा है तो वो ना करता। जो लोग समझदार हैं वो ये समझते हैं कि ये लोग जो गए थे ये जाहिर है अपनी बात करने नहीं गए थे, अपनी बात करने के लिए कोई इस तरह डेलीगेशन में नहीं जाया करता। लेकिन अगर पहले कंसल्टेशन हो जाता है कहीं भी मिलने से पहले, तो उसका एक बड़ा फायदा यह होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, वो भी इंक्लूड हो जाती है। अब देखिए इस वक्त दो मसले बहुत अहम हैं। ये सारे मसाइल तो हैं जो आपने बताया, वो भी अहम है और बहुत अहम है, लेकिन जैसे अभी अलीगढ़ और जामिया का मसला उठा हुआ है, पूरी गुफ्तगू में अभी ये पता नहीं चल पाया कि क्या ये इशू बहुत फोर्सफुली उठाया गया। नहीं बहुत फोर्सफुली उठाया गया था ये। देखिए ना, अब मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसको आप बताएंगे तब पता चलेगा ना। यहाँ भी अगर नहीं बताया गया तो नहीं पता चला, अगर आप बताएंगे तो पता चलेगा। अगर आप निकल कर बता देते कि भाई ये इशू पर हमने बात की और ये बात हुई है और इसका ये रिजल्ट निकलेगा और ये हमसे वादा किया गया, उम्मीद है तो लोगों को बात होगी, उसके बाद बताएंगे कि हम क्या
हमने बात करी और क्या हमने उनसे कहा, जाने से पहले बताएंगे और आने भी के आपको बाद बताएंगे जी। और आने के बाद भी बताएंगे। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने तय किया है, आपको बताएंगे 2 से 3 दिन में डेलीगेशन मुलाकात हो, लेकिन कंसल्टेशन पहले नहीं हुआ, और उसमें हम आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के लिए भी क्लियर करेंगे दोनों मुद्दों पर क्या बगैर बातचीत की गई होम मिनिस्टर से। हुकूमत से बात किए बगैर तो मसाइल हल नहीं होंगे, हल तो हुकूमत ही को करना है। तो हुकूमत से मिलना और बात करना इलियास मलिक जी मुनासिब सुन लेते हैं, कदम। अमीक साहब भी इस मसले पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अलीगढ़ का मुद्दा आजादी के बाद से आज तक चल रहा है, जामिया का मुद्दा भी अहम है। ये जो माइनॉरिटी स्टेटस पे हमले का मामला है, ये मुसलमान वर्सेस सरकार इनको नहीं बनाना चाहिए। माइनॉरिटीज का मतलब ये है कि जो सिख इदारे हैं, खालसा कॉलेज वो भी जाएगा, सेंट स्टीफन वो भी जाएगा, तो बीजेपी तो खैर एक महाज खोल रही है। तो देश ये तो आप अपनी लैंग्वेज को प्रधानमंत्री के लिए आप रह रहे हिंदुस्तान के लिए कह रहे हैं अमित साहब, आप कम से कम सोच के बोलिए, आप रह रहे हिंदुस्तान और आप सोच के बोलिए, भुगतना पड़ेगा। मेरा मतलब देखिए अमित साहब एक मिनट, अगर स्टीफेंस भी जाएगा तो अपनी फिक्र छोड़ देगा, अगर ये भी जाएगा तो अपनी फिक्र छोड़ देगा। ये कहना है कि बीजेपी ने जो ये शोषा छोड़ा है यूपी के चुनाव को लेकर, मुस्लिम माइनॉरिटीज को चाहिए कि सिख कौम को, क्रिश्चियंस के जितने भी बड़े लीडर हैं उनको इकट्ठा करें, इकट्ठा करके बीजेपी के सामने जो है महाज खोले। अभी देखिए कैसे ये बैकफुट पर 65 साल से तो आपने मोहतरम इकट्ठा नहीं किया, चाहिए कहां मुसलमानों को लेके आ रहे हैं? 65 साल में आजादी के बाद आपने मुसलमानों को सबकी जिम्मेदारी क्या कहा? आप ऐसी बात कर रहे हो? लेकिन सैयद साहब मेरा सिर्फ ये कहना है, तंजीम इंसाफ का 3 पॉइंट है, मैं इसके बाद सब लोग अपनी बात को रखें जी। मेरा पॉइंट ये है कि क्या इस सरकार में अगर ईमानदारी है, इन मुस्लिम हमारे जो लीडर्स हैं इनके अंदर ताकत है, तो गृह मंत्री जी को जब अगली बार जाएं तो कहें कि 123 प्राइम प्रॉपर्टीज जो वक्फ की है, ये विश्व हिंदू परिषद ने आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बात को दोहराते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि औकाफ पे बात नहीं हुई? आपने पूछा, आपने एमजे खान से पूछा, नदवी से पूछा। गृह मंत्री जी विश्व जो उनका परिवार है विश्व हिंदू परिषद, उनको कहेंगे कि कोर्ट में अर्जी वापस लो, मामला क्लियर है, इसमें बहुत बड़ा कोई मामला नहीं है। ये आरएसएस और भाजपा के आपने ये नहीं जो लोग हैं आप पे बात हुई, अरे हम तो कहते हैं ये डिबेट चल रही है, लेके जाएंगे गृह मंत्री जी के पास। मुझे लगता है कोई ऑब्जेक्शन के अंदर हो रहा है, लेकिन अमीर आपको भी पूछना चाहिए था कि एमजे खान से, मोहिबुल्लाह नदवी से, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। सवाल हो कि क्या ये सवाल हुए हैं? सवाल क्या करना है? बराह रास्त यूपीए 2 से मलिक साहब बैठे हुए हैं, ये जाके बोलते हैं यूपीए 2 ने भी नहीं किया, इन्होंने कहा था कि सबकी सरकार नहीं। अमीक जी मुझे लगता है सिर्फ आरोप लगाना सही नहीं होगा, और खासकर तब जब डेलीगेशन के 2 सदस्य यहाँ पर मौजूद है ना। बिल्कुल आप सुनेंगे तो जवाब मिलेगा ना। अमीक साहब आप जरा सुनिए, एमजे खान साहब इस मसले पर कुछ बोलेंगे, अब आप उनको सुने, प्रॉपर्टीज पर डिस्कस हुआ। सुन लीजिए। अमीक साहब सुन तो लीजिए, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं कह देंगे। नहीं, मैं आपको नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा। मैं आपकी मुलाकात तो थी नहीं, आप सुनिए इसको। एमजे खान साहब, सवाल आपने अमीक साहब के सुने, इसका जवाब अब आपको भी देना है, मौलाना साहब को भी देना है, लेकिन उससे पहले फिलहाल हम बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापसी के बाद सीधे आप दोनों के पास आएंगे और पूछेंगे कि क्या इन मसलों पर डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई या फिर नहीं हुई। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सीधे रुख करते हैं हमारे पैनल का, जिसमें लगातार इस संवेदनशील मसले पर बातचीत हो रही है। हमारे साथ इलियास मलिक साहब हैं, एमजे खान साहब हैं, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी हमारे साथ हैं, यासिर जिलानी जी हमारे साथ हैं, इरफान रसूल हमारे साथ हैं और अमीक जामी भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अमीक जामी ने कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि इनका जवाब मिलना चाहिए, अगर इनका कोई जवाब नहीं है तो असल में ये मामला भी राजनीति से ही होकर गुजरता है और इसमें भी ऐसा लगता है चीजों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अमीक साहब, बहुत पॉइंटेड वे में मैं चाहती हूं आप अपने कुछ सवाल रखें जिनका जवाब मैं मुहिब जी से भी लूंगी और साथ ही एमजे खान साहब से भी। नहीं, देखिए, मैं किसी भी मीटिंग का, ये जमहूरियत में कोई भी किसी से भी मिल सकता है जी, और नाश्ता खाना ये सब तो होता ही रहना चाहिए। उर्दू में एक शेर है कि लीडर को रंज तो है बहुत मगर आराम के साथ, कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्काम के साथ। तो मैं भी कभी कभार डिनर में सवाल कर रहे हैं या तंज कर रहे हैं? कभी कभी मैं भी डिनर में जाता हूँ। जी, सवाल है या तंज है? सवाल पूछिए आप। मेरा देखिए, मैं इनसे क्या सवाल करूंगा, मैं तो मेरा जो क्यों नहीं करेंगे, वो मिल के आए हो मेरा जो कंसर्न है, मैं भारत सरकार से मैं सवाल करूंगा। यूपीए 2 में प्लानिंग नहीं, आपने कहा पहले ही, आपने अपनी बात की शुरुआत ऐसे ही की कि डेलीगेशन में जो लोग गए उस पैनल से आप सेटिस्फाइड नहीं है। आपने कहा कुछ इश्यूज रह गए, कौन से इश्यूज रह गए? मैंने बहुत ही सतही तौर पे जो देखा, जो गृहमंत्री जी ने अपने फेसबुक पे भी डाला, नंबर 1 एक बात तो थी कि साहब जो है जो मुस्लिम नौजवानों का मामला है, जो बेकसूर लड़के हैं, तो उस लड़ाई को तो देश में इलियास साहब बैठे हुए हैं, हम लोगों ने 4 साल पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई चली और बाहर भी चली गई, और जिसका मैं को कन्वीनर था उस लड़ाई का। उस मामले में गृहमंत्री शिंदे जी ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का हुक्म दिया था सारे राज्यों को। उनसे कहा था कि 1 साल के अंदर सारे केसेस को फास्ट ट्रैक करके इन मामले को निपटाइए, जो लड़के शामिल हैं उनको सजा देके आगे बढ़ाइए और जो इनोसेंट हैं उनको छोड़िए जी। ये बात तो उसमें कोई मेरे ख्याल जिक्र में भी इन्हें शायद पता भी नहीं है कि सीधे सवाल पे आइए। सीधे सवाल ये है, सीधा सवाल क्या है? सवाल ये है, चलिए एक सवाल ये है कि इसका जिक्र हुआ या नहीं। दूसरा सवाल ये है, मेरा बहुत जो सबसे कंसर्न वाला सवाल है जी, क्या इन लीडर्स ने जी जो प्लानिंग कमीशन जिसके जरिए उनकी स्कॉलरशिप, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनका एम्पावरमेंट के लिए जो बजट आता है, जो ऑलरेडी यूपीए 2 ने स्क्रैप कर दिया था जी, 18,000 करोड़ रुपए उनके खत्म कर दिए थे, क्या कोई बजट पे बात हुई कि कोई अलग से सब प्लान बनेगा नीति आयोग के जरिए, जैसे कि SC ST का एक सब प्लान है कि जब वो जवाब बिल्कुल एमजे खान साहब किन नुकात पर रोशनी डाली गई? देखिए, जो इनोसेंट यूथ की बात है, जो बेकसूर नौजवान है, उस पर एक मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, टेलीविजन चैनल पे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमको 2 महीने पहले गृहमंत्री जी ने बताया था कि हमने एक ऑर्डर इशू किया है कि जो बच्चे शक के बुनियाद पे, क्या प्राइमा फेसी जिनके खिलाफ एविडेंस हैं जी, लेकिन पहली बार की गलती है तो पुलिस उनको अरेस्ट करके जेल में न डाले, उनके पेरेंट्स को समझाए और उलेमाओं को दीन के नज़रिए से समझाए कि जो जिहाद समझ के कर रहे हो ये जाहिलियत है। वो मैं बात अनसुनी कर गया कि मैं सोचा ऐसे नाम कह देते हैं, लेकिन 15 दिन पहले स्टार टीवी पे एक आधे घंटे का प्रोग्राम आया जिसमें महाराष्ट्र के ATS के लोग दिखाए गए और मुसलमान दिखाए गए, जिन्होंने कहा कि साहब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बच्चे को पुलिस वालों ने आके कहा कि आपका बच्चा बहक रहा है, ये सबूत हैं, लेकिन उसको समझा दो। फिर कुछ उलेमाओं की तरफ से आया कि साहब पुलिस वाले हमारे पास आए कि आप दीन के नज़रिए से इनको समझा दीजिए कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ और बड़ी बात हुई है, नहीं तो नामली एक जरा शक की बुनियाद पे प्राइमा फेसी एविडेंस तो छोड़ दीजिए, सबूत, उसके घर वाले रिश्तेदार सब जेल में 20 साल पहुंच जाते थे, कोई सुनवाई नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है इसमें, इसको हमको क्रेडिट देना चाहिए, चाहे हमको ये मान के मलिक साहब यूपीए 1 यूपीए 2 एक बात खान साहब ये कह रहे हैं कि दूसरी बात चेंज है ये। मलिक साहब जी, बहुत बड़ा चेंज है गिरफ्तारियों पे लेके, ये गिरफ्तारियां चल रही ये उन्होंने एक बड़ा राहत, आपके अकॉर्डिंग राहत है इसमें? मलिक साहब दूसरी बात भी कर दो। हाँ, दूसरी बात आपने जो वक्फ की बात की, बड़ा डिटेल पे उस बात हुई। नहीं खान साहब प्लीज इस पे वक्त पे बात, वक्त तो देखिए, वक्त एक हमारा दूसरे किस्म का इशू है, ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है ये अहम इशू। मलिक साहब पहले इस पे रोजी रोटी ये जो बात ये कह रहे हैं, अगर ऐसी बातें हैं और जो बात आगे चल करके होती है तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज्यादा इस वक्त कंसर्न जो फील लोग कर रहे हैं वो जाहिर है सिक्योरिटी की बात ही है, इसलिए कि ये एक और गृह मंत्री से मुलाकात, जो मेन इशू वहां का है। नहीं, मेन इशू क्या उन्हीं के हाथ का मामला है, अगर वो उन्होंने NSA और IB चीफ का 3 घंटे बैठा रहना बहुत बड़ी बात है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि बेहतर है। लेकिन एक बात जो और अहम है उसमें वो ये है
कि जो और बातें हुई हैं जिसमें अभी जैसे जिक्र आया, चाहे वो अमीर जामई कह रहे थे वक्फ का मसला, लेकिन उसके क्योंकि वक्फ की मिनिस्ट्री अलग है, जैसे अभी अलीगढ़ और जामिया की बात हो रही थी, जामिया और अलीगढ़ की मिनिस्ट्री अलग है, तो उस पे जो बातें हुई हैं तो क्या इक़दामात उस पे कैसे होंगे, ठीक है मलिक साहब उस पे बात कर लेंगे, लेकिन पहले जो एमजे खान साहब ने कहा कि ये एक इनिशिएटिव अगर सरकार ने लिया है तो इसकी सराहना होनी चाहिए, आपके हिसाब से ये इनिशिएटिव कारगर है? बिल्कुल सराहना आप मलिक साहब का ये सवाल, और वो चीज मलिक साहब का ये सवाल है, इसमें कोई शक खान साहब, नहीं मलिक साहब पे सवाल है कि रोड मैप क्या होगा, आपको लगता है किस तरह अमल होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? ऐसा है, अभी जो डिस्कशन पूरी हुई है, क्योंकि जिम्मेदारी हम पे ज्यादा आयद होती है कि उसको डॉक्यूमेंट करें, तो अभी हमारे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब साथ में थे, उनको हमने जिम्मेदारी दिया है कि आप इसको 3 दिन के अंदर बना लें, पूरा कंप्लीट कर लें। तो बल्कि एचएम के एडवाइजर साहब का फोन भी आया था कि अगर बन गया हो तो उसको आप हमको दिखा लें। तो उसमें 3 हिस्से में चीज़ें डालने हैं। एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, जो एक फैसले से आसानी से की जा सकती हों, उनमें एक मसला ये भी था कि गुड़गांव में या हरियाणा में इतनी मस्जिदें बंद पड़ी हैं और लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो चीफ मिनिस्टर से आप कह दें, चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कह दें, तो कम से कम जुमे खुल जाएगा, लोगों को एतराज हो। तो लोग सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करते हैं, मस्जिद है ताला पड़ा हुआ है, किसके काम किए हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बैठ सकता है, वो भी थोड़ा रिलेटिवली आसान है। जो आप कह रहे हैं। तीसरा जो है लेजिस्लेशन का है, जैसे पुलिस फोर्स में रिक्रूटिंग बढ़ाना है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। एक डायरेक्टर जनरल जितने फोर्सेस हैं उनको कहा जाए कि भाई आप थोड़ा सा मुसलमानों को तवज्जो दो, हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें एएमयू और उसका मसला है या वक्फ का मसला है, वो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ही कर सकता है, तो उसको सेकेंड कैटेगरी में डालेंगे। कुछ है थर्ड कैटेगरी है जिसमें लेजिस्लेशन इन्वॉल्व है, जैसे कम्युनल वायलेंस बिल पे हमने डिटेल में कहा कि साहब सुषमा स्वराज जी उसकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन थी, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल, लेकिन उसको कांग्रेस को जो अख्तियार में शुरू कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसमें तरमीम किया, तो बीजेपी ने कहा हमारा ओरिजिनल नहीं है। तरमीम जो किया वो इतना अच्छा नहीं था कि वो उसके साथ पास होता तो बड़ा भला होता, तो हमने कहा उसको एक बार रिविजिट कर लें, चूँकि अपनी ही पार्टी के नेता थी वो और उन्होंने किया है काम, तो एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल है, तो उस पर आप काम कर लें, तो इसको जो है लेजिस्लेशन के थ्रू हो सकता है। तो ऐसे जितने मुद्दे करीब 25-30 के आसपास डिस्कस हुए उस दिन, तो उनको 3 कैटेगरी में डाल के कोशिश करेंगे पहली कैटेगरी में 2-3 डिसीजन हो जाए, काम हो जाए, ताकि अगली बार अगर जाए तो ये कहने को हो जाए देखो ये हो गया है। जो देखिए ऐसा है, जो पिछले तजर्बात रहे हैं वो ये रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो एक साथ जाते हैं, और मसाइल चूंकि अलग अलग मिनिस्ट्री से ताल्लुक होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं जाके एक जगह रुक जाते हैं और वो प्रॉपर नहीं हो पाते। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो भी इश्यूज हैं अगर आप उनको उस मिनिस्ट्री के थ्रू एड्रेस कीजिएगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर वक्फ का मामला है तो वो जाहिर सी बात है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में, अगर वो अलीगढ़ और जामिया का मसला है तो वो एचआरडी का मसला है, तो उन चीजों को अगर आप एड्रेस करेंगे तो शायद ज्यादा आसानी कह रहे थे कि हम अब एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे, हम फिर गृह मंत्री से शायद वो लोग मुलाकात करने वाले। बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डेलीगेशन, चाहे जो डेलीगेशन गया या जाएगा, डेलीगेशन जाए, डेलीगेशन अपनी बातें भी रखे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स पिछले डेलीगेशन पहले हुकूमतों में, देखिए डेलीगेशन तो आजादी के बाद से आज तक जा रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूं और बहुत सारे डेलीगेशन का हिस्सा मैं खुद भी रहा हूं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स एक वैलिड पॉइंट इलियास मलिक साहब कहता, खान साहब और महबूबुल्लाह नदवी साहब, यासर साहब, अमीर साहब, मैं सबसे ये बात कह रहा हूं कि कॉन्क्रीट तजावीज जो है, जो होमवर्क है, जो तैयारी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मिनिस्ट्री पे अगर आप कोई जिम्मेदारी डाल देंगे तो शायद मिनिस्ट्री उस तरह परफॉर्म ना कर सके, इसलिए हम उनको अलहदा करके और अलग अलग चुन के मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको बना के पेपर्स दे। यही बात मैं कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं, जो हमारा होमवर्क कह रहे हैं, हमारा होमवर्क अगर हम आसान हो जाए। सुन लीजिए आप यासिर साहब, आप सुन लीजिए, इसलिए कि आपका डेलीगेशन जा रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ पहले सुनिए तब बताइएगा, पहले सुनिए तब बताइएगा। असल में क्या है, आप जा रहे हैं, आपने अपना मेमोरेंडम एक पेपर पर लिखा, अपने मसले लिखे, 20 मसले या 25 मसले, जैसे अभी बात हो रही, 20-25 प्रॉब्लम्स लिख ली आपने ले जाकर के किसी एक
जिससे भी मिले आप डेलीगेशन तो उसको दे दिया। अब वो जो 20-25 हैं वो 20 मिनिस्ट्री के हैं, वो पेपर कहां जाएगा मुझे बताइए आप, वो किस मिनिस्ट्री में जाएगा? अगर आप ये कर लीजिए, अगर आप ये कर लीजिए कि हर पेपर उस पर्टिकुलर वो वहां सेंसिटिव मुद्दों पे जब भी हम आके बैठते हैं, आपके पास हमेशा जब भी हमारी कोई मुस्लिम डेलीगेशन बैठी होती है आपके कैमरे के सामने, तो वो सिर्फ वक्फ, मस्जिद और जो इस तरह की जो पिछले 65 साल से मुद्दे चल रहे हैं उसको लेके बढ़ाते हैं। आप हमारे जो यूथ मुसलमान हैं उनके मुस्तकबिल की बात कीजिए। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, जिसमें रोशनी और उस्ताद जैसे प्रोग्राम जो हमने अभी दिए हैं, जिसमें हमारे युवा बहुत ज्यादा मुलविस हो रहे हैं, उनके साथ जोड़ रहे हैं, हम उनको गली गली। अब मुझे तो हैरानी ये होती है कि हम वो उन मस्जिदों के चक्कर में पड़े जो 20 साल से कांग्रेस ने ताला लगा रखा है। हम उनसे मुस्तकबिल अपने बच्चों जी पहले मस्जिद है यासर, नहीं मस्जिद, आप उन मस्जिदों को तो भरिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं यूथ, अरे भाई अलीगढ़ और जामिया यूथ की बात नहीं है, उसमें बच्चे नहीं जाए पढ़ने के लिए, बात नहीं हो रही है आपकी बात, तालीम की बात है, बच्चे की बात है, जामिया की बात आई। की गलियों में, बाटला हाउस की गलियों में, जाफराबाद की गलियों में मुसलमानों की हालत जाके देखिए, जहां पे अभी सरकार 65 साल के बाद जो ये सरकार आई है, जिसने स्कीम दी है, जो वहां पे लागू किया जा रहा है, वहां पे हमारे यूथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका कोई चर्चा नहीं करता है। आप सिर्फ बात करते हैं कि वहां पे कितने लोग पकड़ लिए गए, कौन किस केस में मुलविस हो रहा है। तो आप पूछिए ना, 65 साल से आपकी सरकार रही है, तमाम उन पार्टियों की रही है, मुसलमानों को बनाता रहा है। यासर एक बात, आप यासर कंपनसेट मत कीजिए, 65 साल बनाम 5 साल, ये सच्चाई है। आज हमारी हालत देखिए कि आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बहस करते हैं, अमीर कुछ कहना चाह रहे हैं। अमीर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बहस को सियासी न बनाइए, नहीं, इस बहस को सियासी न बनाइए, इशूज पे बात कीजिए। नहीं, ये सियासी बहस नहीं बनाना चाहिए। इस वक्त हम लोग बहुत संजीदगी, देखिए एमजे खान साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है, ये संजीदगी के साथ इशूज इनको बताइए ताकि ये भी आगे लेके चले, और इसको सियासी किसने क्या किया क्या नहीं किया, अभी क्या हो सकता है उस पर बात होना नहीं, उस पर कोशिश, तभी तो मैंने आपको रोशनी और उस्ताद के अंदर काम हो जी, आप जिलानी जो कह रहे हैं कि वो शायद जाके मिले, मस्जिद या वक्फ या मुस्लिम यूथ, मुस्लिम बच्चों की बात की जाए, होम मिनिस्टर से एक डेलीगेशन मिला है जी। आप नजमा हेपतुल्लाह, पूरी सरकार, पूरी भारत सरकार सबसे मिलेंगे, लोग मिल रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, हमने तो प्रधानमंत्री से पहले मिले, पहले भी मिलेंगे, तो पूरी बात इस पे हो, क्या रोड मैप होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा। अमीर, नहीं देखिए, एक डेलीगेशन गया, उसने ये बात की, आप कह रहे हैं आप जाएंगे, आप वो बात कर लीजिएगा, उसमें कौन सी ऐसी बात है भाई? जो डेलीगेशन मिले, एक दो इशू लेकर के बात करें। इनके हिस्से हैं जो इन्होंने हमारी जो अभी डेलीगेशन गए थे, हम उसके मोहिबुल्लाह नदवी साहब, आप डेलीगेशन का हिस्सा थे, आप मौजूद थे वहां जी। मैं बड़े ही एहतराम के साथ अपने तमाम कलीग्स से अर्ज करना चाहता हूं कि एमजे खान साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और रूह रवां थे वो, होम मिनिस्टर साहब ने उसको मंजूर किया, उस ख्वाहिश पर हुआ उनकी। ये एक अभी आगाज़ मैं समझता हूँ हुआ है, शुरुआत हुई है, और हमें इसको पॉजिटिव देख करके, चूँकि हम होम मिनिस्टर से मिलने गए थे, देश के होम मिनिस्टर से, उसमें सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी गई वो नज़्म आमा, अमन आमा, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, सिक्योरिटी और सेफ्टी का, और जो इशूज़ थे उनको हाईलाइट किया गया। तालीम का मसला भी आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया का मसला भी ज़ेर गौर आया, और बंद मसाजिद का मैं यासिर भाई से बड़ी माजरत के साथ करना चाहता हूं कि मसाजिद के चक्कर से ही हमारी इबादत मुकम्मल होती है। एक सवाल आपसे कि आप मुतमईन हैं इस मुलाकात से? आपकी इबादत से नहीं, उसकी कोई बात कही नहीं। आप मुतमईन हैं इस मुलाकात से? मुझे उम्मीद है जो होम मिनिस्टर साहब ने अपने तासुरात का इजहार किया लोगों को सुनने के बाद, जिस डेलीगेशन में लोग थे, और कि हम अगली मुलाकात भी करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी ये मुलाकात अच्छी शुरुआत होगी और इंशाल्लाह इसके नताइज मुस्बत निकलेंगे, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। और जितने भी जो कुछ भी मुलाकात में जो भी किसी का ज़ाती मसला अल्हम्दुलिल्लाह पेश नहीं आया, और बज़ाहिर
कोई ऐसा क्या कहते हैं चीज अल्हम्दुलिल्लाह पेश नहीं आई। अगर जाती मुलाकात होती तो हम लोग आपसे सवाल भी नहीं पूछते, सवाल भी इसीलिए हो रहे हैं जैसे खान साहब नेशनल लेवल पर तवज्जो चाहता हूं, मैं सैयद साहब तवज्जो जी, चाहता जी। हूं, जैसे कि खान साहब ने फरमाया कि जो कुछ भी मुलाकात में जिसने भी कहा गया मिलत के ताल्लुक से, मुल्क के ताल्लुक से, अमन आमा के ताल्लुक से, तो वो सब चीज़ें अब सामने इंशाल्लाह तफसील आएंगी और उनको कैटेगरी वाइज तकसीम किया जाएगा किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कौन सी बात है। बिल्कुल सही। और जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सुलगते हुए मसाइल हैं, उन पर सबसे जो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे उन पर तवज्जो दी गई सबसे पहले, उन पे तो और वो देनी भी चाहिए थी। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा होम मिनिस्टर साहब ने कि हम दिल खोल कर चाहते हैं कि आप दिल खोल आपकी बातों को सुने और आपके जज्बात को जाने, आप भी दिल खोल करके बताइए जी। तो जो मैं इसमें थोड़ा ऐड करूं। जो क्या कहते हैं लोगों ने कहा, उन्होंने सुना भी और उन्होंने कहा कि सब इस पर हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जी। शुरुआती अमीर आप कुछ कहना चाहते हैं? खुशगवार माहौल में बात हुई, दिल खोल के बात हुई। हमारे इमाम मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने कहा, अब तो मुतमईन है आप? मैं भी देखिए इस कार्यक्रम में हूँ, मेरी भी बात सुन लीजिए जी। एमजे अकबर साहब ने जो पॉइंट एमजे खान साहब ने जो बात बोली है बहुत अहम है। उनको मैं एक बात सुझाव देता हूँ, सीधे सीधे गृह मंत्रालय से संबंधित है। दिल्ली के 24 स्पेशल सेल के मामले, जिसमें 2400 मामले में लड़के इनोसेंट जेल से बरी हुए, वो सीधे सीधे संबंधित है कहां से? गृह मंत्रालय से। बहुत सारे मामलों में जो अदालत के ऑर्डर्स हैं उसमें कहा गया कि ये जो गलत तरीके से जिन लड़कों को पुलिस ने फंसाया है इनका प्रोसिक्यूशन हो। मैं उन 24 केसेस का जो कंपाइलेशन है वो अब तो एक किताब की शक्ल में है, खान साहब कहेंगे तो मैं उनको दिए देता हूं। अब मैं चाहूंगा कि जब वो एजेंडा, क्योंकि सीधे ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री वाला पहले दीजिए, तो होम मिनिस्ट्री वाले मामले में ये जो 24 केस में मामला है, देखिए अगर इस देश की सालमियत को, इस देश की सुरक्षा को कोई चैलेंज करेगा, जाहिर सी बात है इस देश का कोई भी शख्स बख्शेगा नहीं। लेकिन कोई अगर कानून को, कोई लॉ एंड ऑर्डर को मिसयूज करेगा मेडल के लिए, तो उसको भी भारत सरकार, हमारी अदालत उसको छोड़ेगी नहीं। और ये 24 केसेस में साबित हो चुका है कि दिल्ली की स्पेशल सेल इस देश में एक मर्सनरी का काम कर रही है। मैं चाहता हूं खान साहब से कि जब आप जाएं अगली बार, वो उसकी पूरी किताब जजमेंट, वो कोई आप बीती नहीं है, जजमेंट का कॉपी आपके हाथ में थमा दिया जाए। और मैं चाहता हूं कि उस पर एक्शन करा के दिखाइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर एक्शन हुआ तो गुलाब का फूल भी लेके चलूंगा। नहीं, ये अच्छा आपने नेक्स्ट टाइम एमजे खान साहब जब डेलीगेशन जाए तो कंसल्टेशन होगा आपका। 1 मिनट अगर हो इस पर तो मैं आपको बताऊं जी। ये इनका पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है और इस पे बड़ा ब्रीफ सी चर्चा हुई थी। और ये चर्चा हुई थी कि हमने ये कहा था कि साहब अगर 100 ऑफिसर हैं गलती करते हैं, कम से कम एक को सजा दे दें ताकि 99 को मैसेज चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 साल वो लड़का अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, पता चला एक दिन कोर्ट ने कहा कि साहब आप तो इनोसेंट हैं, तो उसके 10 साल कौन वापस करेगा? या तो आप कंपनसेट करें या कम से कम एक पेनल्टी का क्लास डालें कि अगर ऑफिसर सेकंड टाइम मिस्टेक करता है तो ही विल बी पनिश्ड। तो एक निकल के ये बात आई कि साहब पुलिस रिफॉर्म्स किए जाए ताकि आईटी, इस टाइम पे इंडिया सुपर पावर है तो उसकी वजह से जो अकाउंटेबिलिटी पुलिस की है वो थोड़ा फिक्स हो। कम से कम ये डर पैदा होना ही चाहिए एनफोर्समेंट एजेंसीज में कि ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे कि डिवाइन पावर मिले हुए हैं, जिसको चाहे उठा लें, जिसको चाहे 10 साल जेल में डाल दें। इस पर तफसीली बात हुई, मैंने इस पर कोई रिसर्च भी किया। 5-7 साल से मैं शायद वक्त परमिट ना करे बताने की, लेकिन एक पैटर्न आपने देखा था 2007-8 के आसपास, जब देखो एक पुलिस कमिश्नर वो गमछा पहना देता था लाल रंग का, किया मास्टरमाइंड पकड़ लिया गया। हर 15 दिन में वो सब मास्टरमाइंड कहाँ चले गए? जब देखो तब आतंकवादी आ जाते थे एक शहर में, हर महीने हमला करे, मारे जाते थे शहर के बाहर। जब तक पॉलिटिकली सूट करता था, नहीं करता तो एक भी आतंकवादी नहीं आ रहा। तो एक पैटर्न उसका है, उस पर स्टडी हमने कर रखी है। एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। पर जो यूथ वाली बात है, ये बात आपकी सही है कि एक मसला है सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, रिलीजियस मामलात का मसला है, मस्जिद से जुड़ा हुआ, और चीज़ों से जुड़ा हुआ, लेकिन एक यूथ की एस्पिरेशन से अगर वो बस छूट रही है उनकी, तो हम लोगों के हो सकता है एक प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो, लेकिन यूथ की प्रायोरिटीज़ है रोजी रोटी की, क्वालिटी ऑफ लाइफ अटेन करने की। वो टेलीविजन पे देखता है सब तो बढ़िया गाड़ी से उतर रहे हैं, मैं कहाँ हूँ। तो ये एक मसला है बड़ा। तो हमने कहा था कि साहब जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर गरीबों के लिए बने हैं, चाहे यूपीए सरकार ने बनाया हो या एनडीए सरकार बना रही है। मुसलमान चूंकि ज़्यादातर गरीब हैं तो उनका हिस्सा अपनी पॉपुलेशन से बढ़ के लगना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो 15% है तो आइडियली उनका हिस्सा फ्लैगशिप प्रोग्राम में 30% लगना चाहिए। तो उस पर एक जी बहुत अजीब लगता है जी कि अब जैसे जो लड़के छूटे हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए मोहम्मद आमिर खान का,
तो वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन वो अपने नाम से कोई एक सिम जारी नहीं करा सकते हैं। लेकिन समझौता बम ब्लास्ट केस के जो भी अक्यूज्ड हैं, आपको हैरत होगी, देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों ने जिन्होंने देश की सामनियत को चैलेंज किया है, जब तक कोर्ट से उनको बरी नहीं होते हैं किसी भी सरकारी प्रोग्राम में, किसी भी तरह की किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में, इदारे में उनकी एंट्री बैन। आपका सवाल है और एमजे खान साहब सरकार का हिस्सा नहीं है। नहीं, मैं फिर भी इसमें साहब तो आपको सजेस्ट करेंगे ना। नहीं, फिर भी मेरा ऐसा समझिए इसमें जी दो चीजें हैं साहब इसमें। एक कि अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में या इस मुल्क में समाज में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, तो अगर मेजॉरिटी के मन में माइनॉरिटी के लिए एक अच्छी फीलिंग हो, तो उससे बड़ा प्रोटेक्शन माइनॉरिटी के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा इशू आता है कि जो आपने कहा स्पेसिफिक उसका, ये बात सही, बाइसेज एग्जिस्ट करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ह्यूमन बीइंग है, जिस आदमी फेथ को फॉलो करता है, जिस कास्ट में है, उसके लिए उसके मन में बाइसेज रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा अगर इसमें रिफॉर्म्स किए जाएँ, IT एप्लीकेशन बढ़ाया जाए, तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आएगी। जैसे पहले टिकट रेलवे का होता था, क्या धांधलेबाजी होती थी, जब से कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया तब से लार्जली फेयर हो गया है। तो कुछ चीज़ें वक्त के हिसाब से बेहतर होती चली जाएंगी, लेकिन हम लोगों का काम ये है कि इशू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको कैसे सिंप्लीफाई करके करा लें। अगर कॉम्प्लेक्स करेंगे तो नहीं हो सकता। जिसका मलिक साहब ने फरमाया, हमारा भी पिछले 15 साल का तजुर्बा है, तमाम डेलीगेशन में गए हमने, तो ये इशू होता है, इतना ज़्यादा लिस्टिंग हो जाती है, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मिनिस्टर को सामने वाले समझ ही नहीं आता है कि इसमें करें, कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आप कह रहे हैं एमजे खान साहब, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई और आप लोगों को वहां से भी एक पॉजिटिव वाइब रिसीव हुई कि तमाम चीजें अच्छी हैं। इरफान रसूल, समय अब हमारे पास नहीं है, मैं आखिरी टिप्पणी आपसे ही चाहती हूँ। इरफान रसूल, आप इस इशू को समाप्त करें। कंसल्टेशन होता, मशवरा होता, शायद मलिक साहब ने ऐसा कहा, अमीर साहब ने कहा, तो शायद ये इश्यूज भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ये बात भी आती। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम एमजे खान साहब आपका डेलीगेशन कोई जाएगा, तो आप चैनल 1 न्यूज पर ये वादा करते हैं कंसल्टेशन जरूर किया जाएगा और सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। बिल्कुल, ख्वाहिश भी है, और अगर किसी से ऐसा ओरिजिनल पॉइंट आ जाता है जी, जिससे बच्चों का भला हो जाए, कौम का भला हो जाए, समाज का भला हो जाए, देश का हो जाए, तो वो तो हमेशा वेलकम है। और मैं तो इस बात भी चाह रहा था, विद कंसल्टेशन, वंदना, ये बात तय हो गई आज के इस प्रोग्राम में कि अगली मीटिंग पहले कंसल्टेशन, उसके बाद। चलिए, तो कुल मिलाकर सभी का विकास हो और सबके साथ ही विकास संभव है, ये धारणा आमतौर पर वर्तमान सरकार में भी रखी, लोगों में भी है। जो डेलीगेशन मिलने पहुंचा उसे भी उम्मीद है कि जो तमाम मसले उसने सरकार के सामने रखे हैं, खासकर गृह मंत्री के सामने रखे हैं, उनमें से कुछ का फौरन हल मिलेगा और कुछ उनका कहना है कि सिलसिलेवार तरीके से हल किए जाएंगे। लेकिन मसला ये है, जरूरी ये है कि कोशिश इसके लिए लगातार की जाती रखे। मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि है वो अपने इस प्रयास को जारी रखें, ताकि मायूसी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद भी रखनी नहीं, चाहिए। ये वंदना ने मायूसी कुफ्र है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि हम लोग जो है एंगेजमेंट की प्रोसेस नहीं समझते हैं। हमें अंग्रेजी में बोलने उसमें मुश्किल है हमारे लिए, हिंदी में। तो जो क्वालिटी एडवोकेसी होती है, इसका मतलब आप एक इशू लिए हैं, उसको परसिस्टेंटली लगातार फॉलो करें ताकि वो हो जाए। सरकार तो नए नए इशू समाज दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आप लोग मैटर को इनिशिएट करेंगे तो वो सॉर्ट आउट जरूर होगा। उसकी बात कीजिए, आप क्या मुमकिन है, आप क्या मुमकिन है इन हालात में, वो बात कीजिए। जी वंदना, एंगेजमेंट क्या होता है? चलिए, कुल मिलाकर मसला ये है कि आप सब चाहते हैं कि बेहतरी हो, मुस्लिम समुदाय की बेहतरी हो, देश की बेहतरी हो, ये सब आपने कुल मिलाकर कहा। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का ये समुदाय भी, जिसे माइनॉरिटी में फिलहाल काउंट किया जाता है, बेहतर तरक्की करे, बेहतर उसके पास भी अपॉर्चुनिटीज हो, ताकि आने वाला समय यूथ के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस समुदाय से जुड़े हैं, और बेहतर हो। इसी के साथ साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और शुक्रिया भी, आप हमारी चर्चा में आए, शामिल हुए, बड़ी शिद्दत से अपनी बात कही, शुक्रिया। न्यूज़लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1।